हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर इसी को हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। दो में से कोई भी एक कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कई लोग इसको ऑप्टिक्स बस भी कह देते हैं तब भी चलता है। ऐसा कोई हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है कि ये क्या है। बट मैं इसे क्या बोलता हूँ, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मेट्रिकल ऑप्टिक्स या कई लोग इसी को क्या नाम से बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। किस नाम से बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। तो आप जो भी नाम बोलो दोनों ही सत्य है ना। आप इसको बुक में मोस्टली रे ऑप्टिक्स के नाम से ही देखोगे, ठीक। और मैं इसे क्या बोलता हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो अभी मैं सिर्फ एक फॉर्मेट देख रहा हूँ। अभी पूरे चैप्टर्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात करेंगे, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। कहीं पर भी लेंस को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लेंस का पूरा पोर्शन अपने में एक अलग फॉर्मेट में रखेंगे। अभी हम सब लेंस से पहले की चीजें बस पढ़ेंगे। तो मैं इसे कौन सा कह देता हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फर्स्ट। ठीक है, दो पोर्शन में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फर्स्ट और एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेकंड। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आप पहले जान लो। जैसे देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम पहले क्या पढ़ेंगे, एक प्लेन सरफेस पढ़ेंगे और उसके बाद कैसा पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। सब प्लेन सरफेस पे पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा कर्व सरफेस पे हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। जो भी चीजें देखेंगे हम एक प्लेन सरफेस के अंदर ही देख रहे होंगे। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जितना भी है वो सब जितना प्लेन सरफेस के अंदर रहेगा वो हम सब इसके अंदर देखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फर्स्ट। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेकंड के अंदर हम क्या देखेंगे, जितने भी कर्व ऑफ सरफेस के अंदर हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन, वो सब हम कहां पर देख रहे होंगे, या जितनी भी पॉसिबिलिटीज कर्व सरफेस के अंदर आएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन का पूरा फॉर्मेट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फर्स्ट के अंदर है। चाहे कर्व सरफेस की बात हो, चाहे किसी भी तरह का सरफेस हो, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेकंड में जब जाओगे तो सिर्फ रिफ्लेक्शन देखोगे। एक्चुअल में डायरेक्टली मैं कहूँ, कोई भी चीजों को घुमाने की जगह पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंस फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के फर्स्ट पार्ट में जो आप देख रहे होगे वो पूरा का पूरा विथआउट रे ऑफ सॉरी विथआउट लेंस होगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेकंड में जितना भी आप देखोगे वो सब लेंस से डिपेंडेंट चीजें होंगी, ठीक। तो दो पोर्शन में देखेंगे, एक विदाउट लेंस और एक विथ लेंस के साथ देखेंगे, ठीक। चलो, अब उसके बाद बात ये आती है कि जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो रे है क्या। जब लाइट का फॉर्मेशन एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन पे हो रहा है वो रे के फॉर्मेट में माना जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब हम फिजिक्स को जितना ज्यादा डेप्थ पे जाते गए या जितना भी उसको अपग्रेडेशन आया, पहले हम ये मानते थे कि लाइट एक स्ट्रेट फॉर्मेट में, मतलब स्ट्रेट फॉर्म में सिर्फ आगे बढ़ते हुए चली जाती। कोई सरफेस या मीडियम आया तो वहां से रिफ्लेक्शन हो गया तो 100% रिफ्लेक्ट हो गई। फिर ये मानते थे कि अगर कहीं पर से पास हो गई तो डायरेक्टली पास होती हुई चली गई। लेकिन धीरे धीरे अपग्रेडेशन बढ़ते बढ़ते हमें ये पता चला कि एक्चुअल में लाइट का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है। एक पहला तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के फॉर्मेट में, रे के फॉर्मेट में उसे कंसीडर करते हैं। फिर पता चला कि लाइट रे के फॉर्मेट में नहीं है, किसके फॉर्मेट में ट्रेवल करती है, एक वेव के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है। किसके फॉर्मेट में ट्रेवल करती है, एक वेव के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है। और वेव के फॉर्मेट में ट्रेवल करना तक तो ठीक था, ठीक। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसी है, वेव है। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब अगर ये कहा जाए कि मेरे पास लाइट के लिए कुछ इस तरह से, मेरे पास इस डायरेक्शन में अगर इसका प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब मोशन की डायरेक्शन, लाइट के मूव करने की डायरेक्शन अगर इस साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसमें इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन पे हमेशा मेरे पास लाइट मूव कर रही है, ठीक। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हमने यहाँ पर देखा कि ये मेरे पास कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। जब हमने क्या देखा कि लाइट किसके फॉर्मेट में ट्रेवल कर रही है, वेव के फॉर्मेट में। फिर उसके बाद थोड़ा और अपग्रेडेशन आया, ठीक है। फिर एक और अपग्रेडेशन आया क्वांटम इस फॉर्मेट में। क्वांटम के फॉर्मेट में जब हमने ये देखा लाइट को तो हमें ये समझ में आया
कि लाइट जब कंटिन्यूअसली किसी एक सरफेस पे स्ट्राइक कर रही तो धीरे धीरे उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, धीरे धीरे उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है। तो फिर ये समझ में आया कि लाइट जो है, ठीक है, लाइट जो है वो दो तरह से बिहेव कर रही है, वेव के साथ साथ एक पार्टिकल के फॉर्मेट में भी डिपेंड करे। तो वो डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट आ गया, डुअल नेचर ऑफ लाइट आ गया, कि मतलब लाइट एक एनर्जी के पैकेट के फॉर्मेट में चल रही थी जिसे हम फोटोन कहते हैं, और उसका ट्रेवलिंग पाथ वो वेव के फॉर्मेट में था। और जब वो एनर्जी के पैकेट के फॉर्मेट में चल रही, जब वो किसी सरफेस से स्ट्राइक हो रही तो एनर्जी को कंप्लीटली कैसे करते हैं, स्कैटरिंग के फॉर्मेट में रख देते। ठीक, तो ये सब चीजें हमने वहां पर देखना स्टार्ट किया। तो हम एक्चुअल में अभी जितना भी पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे, मतलब लाइट को पूरा का पूरा एक रे के फॉर्मेट में ही कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स आएगा, वहां पे लाइट के वेव नेचर को हम देखेंगे। और आपके पास एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी होगी डुअल नेचर के लिए, तो वो डुअल नेचर में हम लाइट के सेकेंड बिहेवियर को पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो, जब इसी में और कुछ कुछ आगे स्टोरी निकलना स्टार्ट हुई, जैसे एक स्टोरी निकल के आना स्टार्ट हुई थी हाइजेनबर्ग के टाइम पे। उन्होंने ये दिया कि क्या हुआ कि जब लाइट का वेव नेचर डिसाइड हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एटमॉस्फेयर पे एक जस्ट मीडियम कैसा है फैला हुआ है, जिसे हम एथर कहते हैं। उस मीडियम के थ्रू वो लाइट ट्रेवल कर पा रही है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, लाइट का ऐसा कोई सीन ही नहीं था। लाइट तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास विथआउट मीडियम ऑफ चलना स्टार्ट करती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से धीरे धीरे अपग्रेडेशन इस पे बढ़ना स्टार्ट। तो फिर लाइट की एक डेफिनेशन है कि लाइट मेरे पास कैसा होता है, मेरे पास एक रेडियंट ऑफ एनर्जी है। जो लाइट मेरे पास कैसा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस टाइप की, रेडिएशन एनर्जी के फॉर्मेट की, जो आई में हमारी आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, विजन के लिए। ठीक, तो उसे हम क्या कहना स्टार्ट करते हैं, लाइट कहना स्टार्ट करते हैं, मतलब रेडिएशंस का वो फॉर्मेट, मतलब ये एनर्जी का वो रेडिएशन फॉर्मेट जो हमारे आंखों की या विजन्स एक प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या है, हमारे पास लाइट। इस तरह से इसकी फॉर्मेट चलना स्टार्ट की। तो हमारे पास तीन तरह का इसका ब्रांच निकला, एक ज्योमेट्रिकल और एक फिजिकल और एक कौन सा, क्वांटम। तो चलो पहले थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले लाइट की एक डेफिनेशन लिख लेना, फिर उसके बाद आगे मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा और फिर धीरे धीरे समझना स्टार्ट। ठीक है, तो देखो लाइट की एक डेफिनेशन है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, लिखना स्टार्ट करो, light is the form of radiant energy, light is the form of radiant energy, that is energy, light is the form of radiant energy, that is energy emitted by the, that is the energy emitted by the excited atom, excited by, sorry, emitted by excited atoms, atoms or molecules, atoms or molecules which produce the sensation of, which causes of sensation of, the sensation of vision, vision, sensation of vision in a normal human eye, ह्यूमन कहते हो, ह्यूमन, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत घटिया है तो उसे समझ लेना, ह्यूमन आई। ठीक, अब इसकी मेरे पास कितनी ब्रांचेस थी, तीन ब्रांचेस थी। कितनी ब्रांचेस थी, ऑप्टिक्स की तीन ब्रांचेस थी। पहला कौन सा मेरे पास, सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। कौन सा है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कौन सी, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक, इसके अंदर हम लाइट के किस बिहेवियर को देखते हैं, इसके पूरे के पूरे अंदर हम ये देखते हैं कि लाइट का ट्रेवलिंग ऑफ फॉर्मेशन एक रे के फॉर्मेट में होता है। इसमें पूरा का पूरा हम ये मानेंगे कि लाइट का ट्रेवल किसके फॉर्मेट में होगा, रे के फॉर्मेट में होगा। ये सिर्फ हमारा एजम्पशंस है,
यहाँ पे हमारे पास कहीं पर भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा। इसके अंदर सिर्फ हम दो चीज देखने को पाएंगे, और वो क्या होगा मेरे पास, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन। सिर्फ ये चीज दो देखने को पाएंगे। जितनी भी चीजें होंगी सिर्फ ये दो के कारण होंगी। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन और एक कौन सा, रिफ्रैक्शन। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा हमारे पास, फिजिकल ऑप्टिक्स। किसकी बात करेंगे हम, फिजिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में हम क्या देखेंगे, लाइट की कौन से बिहेवियर को देखना स्टार्ट करेंगे, वेव के अंदर। किसके अंदर, वेव के अंदर। यहां पर हम देखेंगे कि लाइट में मेरे पास क्या क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस भी मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, पोलराइजेशन भी मिलेगा। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशंस, और रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, रिफ्लेक्शन भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन भी मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर। ठीक, एक्चुअल में लाइट का बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है। ये हमें कब पता चलता है कि अच्छा लाइट का बिहेवियर एक वेव के फॉर्मेट में, जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा, या फिर मेरे पास जैसे लाइट को क्या हो कि कभी नोटिस करना कि जैसे सोर्स से लाइट आ रही है, मतलब ये पुराने टाइम पे जो घर हुआ करते थे मिट्टी के, उन पे देखना एकदम कभी कभी छोटे होल होते तो एकदम छोटी सी लाइट आती थी, उनके सामने ऐसे हाथ रख के देखना। तो अगर मैं हाथ रख दिया लाइट एक रे के फॉर्मेट में, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चुपचाप चली जानी थी। तो हमें दो चीज दिखती है, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट इधर पहुंच गई, और दूसरा कुछ इस किनारे से भी लाइट दिखाई देती है। या फिर मॉर्निंग के टाइम पे देखना, रूम में अंधेरा हो और बाहर साइड रोशनी हो, तो दीवार के किनारे साइड से या गेट के जो किनारे साइड से छोटे छोटे स्पेस बचे होते हैं, वहां से लाइट ऐसे बाहर निकलते हुए दिखती है। तो वो किनके में कारण होता है, उसके वेव नेचर के कारण होता है। ठीक, उसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास कौन सा, क्वांटम के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, क्वांटम के लिए देखते हैं। ये कौन सा हमारे पास, क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, इसमें लाइट के कौन से बिहेवियर की देखेंगे, डुअल बिहेवियर को देखेंगे। किसको देखेंगे हम, डुअल बिहेवियर को देखेंगे। तो इस तरह से चलेगा। तो ये तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ये दो का बचा रहे। ठीक, सबसे लेंदी और सबसे ज्यादा वेटेज का पोर्शन यही है। एडवांस के अंदर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि इसके दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंस पे तो लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ है कि किसी शिफ्ट में 3-3 या 4-4 क्वेश्चन भी आए। लेकिन हमेशा ऐसा रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये चीज कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो रहेगा, एनी हाउ कहीं ना कहीं से तो एक क्वेश्चन हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी बोलना स्टार्ट करता हूँ, आप मैच करना स्टार्ट करना। ठीक है, देखो, तो पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लिखना, इसके अंदर लिखना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर, बस लिख लो, कई बार काम आएगा। या नहीं लिखना है तो बोल दो, फिर मैं उसको स्किप कर देना, मैं बोल देता हूँ। जिस किसी को लिखना होगा, जो कोई बेचारे फास्ट फॉरवर्ड में नहीं देखने के लिए मूड में होंगे, तो उनको तो लिखना होगा, तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ। जिनको नहीं लिखना है वो स्किप कर देना, अगर इतने में समझ में आ गया। ठीक, देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लिखो, दिस डील विथ स्टडी ऑफ लाइट, दिस डील विथ स्टडी ऑफ लाइट in which study of light in which light is considered in which light is considered light is considered as a moving along, light is considered as a moving along a straight line, moving along a straight line as a ray, as a ray। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे लिखो, कंसीडर सॉरी, ए रे ऑफ लाइट, इसके सेकंड पॉइंट पे, ए रे ऑफ लाइट गिव्स द ए रे ऑफ लाइट गिव्स द ए रे ऑफ लाइट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, gives the direction of propagation,
gives the direction of propagation. Light meet a surface, उसी के आगे, light meet a surface which separate by light meet a surface which separate by two medium which separate by two medium reflection and refraction take places जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए किसी दो सेपरेशन ऑफ मीडियम पे मिलेगा, तभी आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, दो में से जो भी मिल सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद दूसरे में जाओ, कौन सा, फिजिकल ऑप्टिक्स में। फिजिकल ऑप्टिक्स में नेक्स्ट रीडिंग फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक, इट डील विद दी, इसके अंदर लिखो इट डील विथ दी theory it deal with the theory regarding the nature of light and provided an explanation for the various phenomena in light such that reflection, diffraction, interference, polarizations, ठीक, interference, diffraction, polarizations and etc. ठीक है, इतनी चीजों के लिए ये डिफाइन करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट लिखो थर्ड के लिए क्वांटम ऑप्टिक्स। कौन सा ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक, लिखो इसके अंदर दिस ब्रांच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ प्रोपगेशन of light as a stream of particle called as photon। ठीक, चलो तो इतनी तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद कैसा फंडामेंटल नेचर जो होगा मेरे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए, वो कैसा होगा कि लाइट हमेशा कैसा मोशन करेगा, एक रेक्टिलिनियर में मोशन करेगा, किसी सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन पे आएगा या फिर उसको पास कर जाएगा। तो अगर उसी मीडियम पे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन, और पास करके आगे चला जा रहा है तो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, और कैसा होगा कि लाइट में ज्योमेट्रिकल के अंदर हम ये देखते हैं कि लाइट एक रिवर्सिबिलिटी के लॉ को अप्लाई करता है। कोई फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं इसमें हम देख रहे होंगे। हमें ये जो चलेगा कि लाइट अगर इस पाथ से ऐसे आया हुआ है और नॉर्मली इसकी स्ट्राइक हो रहा है तो वापस इसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ जा सकता है। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम ये सब चीजें देखेंगे जीरो पाथ डिफरेंस के कारण। फिर उसके बाद कैसा है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, बाकी और कुछ ऐसा हमारे पास नहीं। ठीक है, अब चलो बीम की बात करते हैं। अब यहां से अब मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा और चीजों को समझाना स्टार्ट करूंगा। ठीक, चलो यहां इसको सबको मैं हटाता हूं और देखो अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, बीम की बात कर रहे हैं। तो तीन तरह की बीम हम देखेंगे, इन्हीं तीन बीमों से हम सब चीज को अभी डिसाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ मैं किसको हेडिंग डाल देता हूं, बीम। किसके लिए हेडिंग डाल रहा हूं, बीम के लिए। तो अगर मैं बीम के लिए लाइट बीम की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, लाइट बीम की बात कर रहा हूं। तो लाइट बीम तीन तरह से दिखेंगे। उन्हीं तीन चीजों से हम ऑब्जेक्ट भी डिसाइड करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, उन्हीं तीन चीजों से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा इमेज कैसा है। ठीक, चलो सबसे फर्स्ट ऑफ कैसा है मेरे पास, पैरेलल। कैसा है मेरे पास, पैरेलल बीम। ठीक, उसी में दूसरे में जब पहुंचोगे तो कैसा होगा हमारे पास, कन्वर्जिंग।
और इसी में तीसरे में अगर कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, इसी में जब थर्ड में पहुंचोगे तो क्या बोलोगे? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। तीन तरह के बीम दिखेंगे, ठीक। अगर एजम्पशंस करें सोर्स या कोई भी चीज बहुत दूर कहीं इनफाइनाइट पे मिल रही है, कहां पे मिल रही है? अगर इनफाइनाइट पे मिल रही है, जैसे मैं एक सोर्स बनाया, यहां से कोई लाइट पास होते हुए ऐसे चली गई, ठीक है, इस तरह से, और ये कहीं इनफाइनाइट पे जा रही है, तो ये मेरे पास कैसी बीम होगी? पैरेलल। पैरेलल बीम में सभी लाइट एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं, मतलब सभी एक दूसरे के कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। कहीं पर भी इनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा होता हुआ नहीं दिखे, ठीक। कन्वर्जिंग बीम क्या होती है कि जब लाइट कहीं इनफाइनाइट से आके किसी पॉइंट पे तुम्हें मीट होते हुए अगर फील हो गई कि जैसे ये जा रही है, ये जा रही है, इस तरह से, जी, धीरे धीरे इनके बीच में डिस्टेंस क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते होते जिस पॉइंट पे ये जा रही हैं, ऐसे जाके आगे कहीं पर मिल रही हैं। तो इस पे डिस्टेंस कैसा होगा? ऑलवेज डिस्टेंस कैसा रहेगा मेरे पास? ऑलवेज सेम रहेगा। डिस्टेंस कैसा रहेगा इसमें? सेम रहेगा। इसमें डिस्टेंस क्या होना स्टार्ट होगा? डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा? डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, कि डिस्टेंस धीरे धीरे क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और डाइवर्जिंग बीम में क्या होगा कि अगर मैं कभी ऐसा लाइट सोर्स लूं, यहां पर लाइट एक पॉइंट पे मिलती हुई फील हो रही थी अगर कन्वर्जिंग में, तो डाइवर्जिंग में से उस पॉइंट से निकल के धीरे धीरे कहा जा रही होंगी? दूर जा रही होंगी। तो कुछ इस तरह से दूर जाते हुए दिखेंगे। ये कौन सा है? डाइवर्जिंग है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता हुआ दिखेगा आपको? कि दोनों रे के बीच में या रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। तो तीन तरह की बीम आप देखने को मिलेगी, एक पैरेलल, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। तो आपको क्या मिलेगा कि पैरेलल बीम की डिस्टेंस ऑलवेज भी सेम रहेगा, कन्वर्जिंग बीम का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा, डाइवर्जिंग बीम का मेरे पास डिस्टेंस आगे चलने के बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको तीन चीजें दिखेंगी। आगे बढ़ना स्टार्ट करें बीम के बाद। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी तो हमारे पास डिसाइड करना है कि देखो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसा? एक रियल और एक कैसा? वर्चुअल, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट एमिट ऑफ लाइट करेगा, या प्राइमरी, या कैसा बोल सकते हो? सेकेंडरी बोल सकते हो। तो प्राइमरी कैसा होता है? खुद से वो कैसी लाइट को एमिट करता है, सेकेंडरी दूसरे की लाइट के थ्रू रहता है, ठीक है। और तो और एक दो तरह के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, एक कौन सा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट, और एक कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चले आगे देखना स्टार्ट करें। यहाँ हो गया बीम के बाद धीरे धीरे चैप्टर बढ़ेगा बढ़ेगा। अभी आपको लग रहा है कि क्या है ये सब बता रहा है, ये सब हम 10th में देख के आ रहे हैं, बस बता रहा हूँ एकदम। देखो हम लोग जब देखो जब एडवांस पढ़ते हैं तो हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, और अगर एडवांस नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी के बुक में उठा के देख सकते हो, या फिर ऐसा भी देख सकते हो कि नीट के अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, और जबकि मेंस और एडवांस के अंदर तो देखने को मिलता है, ठीक। तो देखो मैं इमेज की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इमेज तो भी बहुत दूर की बात है। तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप। फर्स्ट कौन सा मेरे पास? रियल ऑब्जेक्ट। और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट मेरे पास? वर्चुअल, ठीक। दो तरह के ऑब्जेक्ट की बात मैं करूंगा यहीं पे। देखते चलते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, ठीक। तो देखो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज को समझना। देखो जब क्या हो, कभी भी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया, ठीक, ये मेरे पास मेरा क्या है? ऑप्टिकल एलिमेंट है। कुछ भी हो सकता है, लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ऑप्टिकल एलिमेंट है, ठीक। अगर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट से
लाइट धीरे धीरे डाइवर्जिंग फॉर्मेट में दिख रही है। कैसे फॉर्मेट में दिख रही है? डाइवर्जिंग फॉर्मेट में दिख रही है, मतलब लाइट इससे निकलते हुए जा रही है। अगर ये सोर्स है तो हमेशा इससे लाइट ऐसे निकलते हुए दिखेगी, और एक पॉइंट साइज के सोर्स से लाइट हमेशा निकलते हुए दिखेगी। ठीक, पॉइंट सोर्स से जो लाइट दिखेगी, अगर वो रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा डाइवर्जिंग दिखेगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसी बीम बन के आएगी? पैरेलल बीम बन के आएगी। कैसी बीम बन के आएगी? पैरेलल। लेकिन अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट रे मुझे कैसी दिखेगी? डाइवर्जिंग दिखेगी। बट हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कैसा होगा? अगर मैं अपने ऑप्टिकल एलिमेंट को दिखाया, किसको दिखाया? ऑप्टिकल एलिमेंट को दिखा रहा हूं मैं, तो अब ये ऑप्टिकल एलिमेंट कौन सा ऑप्टिकल एलिमेंट है? ऑप्टिकल एलिमेंट। ठीक, अब देखो, इस ऑप्टिकल एलिमेंट पे मैं ये कह रहा हूं कि लाइट कहीं इनफाइनाइट से आ रही है, बट इनके बीच का डिस्टेंस धीरे 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 क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? कम होते चला जा रहा है। ठीक, अब ये कम होते हुए जा रहा है, तो अब धीरे धीरे ये एक पॉइंट पे कैसे ऐसे कलेक्ट होके इस पॉइंट से ऐसे जाके एक पॉइंट पे क्या कर जाएंगी? कलेक्ट कर जाएंगी, इस तरह से। ठीक, तो अब ये जिस पॉइंट पे कलेक्ट कर रही है, तो अब ये देखो, ये एक्चुअल में अगर मैं इधर से खड़ा हूं तो ये मुझे कभी कलेक्ट नहीं हो रही, लेकिन कलेक्ट होते हुए फील करवा रही है। तो ये कौन सा है मेरे पास? ऑब्जेक्ट है। बट कैसा ऑब्जेक्ट है ये? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट पे हमेशा हमारे पास लाइट कैसी दिखेगी? हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट में लाइट डाइवर्जिंग होगी। कैसी होगी मेरे पास? डाइवर्जिंग होगी। और मेरे पास इसमें कैसी होगी? कन्वर्जिंग होगी। कैसी होगी मेरे पास? कन्वर्जिंग होगी। ठीक, अब यहीं से लड़कों के मन में एक नई नई तरह की चीज की क्यूरियोसिटी जगती है कि सर रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है? सॉरी, इमेज कैसा होता है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? तो अब ऑब्जेक्ट के बाद मैं इसी में आगे बढ़ते चलता हूं। मुझे कुछ की पॉइंट यहीं पे देना है। मैं इमेज को भी डिसाइड करूंगा। मैं किसको डिसाइड करूंगा? मैं इमेज को भी डिसाइड करूंगा कि इमेज के लिए क्या क्या मैं देख सकता हूं। ठीक, तो देखो, इमेज के लिए मैं क्या देखा कि जैसे मैं एक ऑप्टिकल एलिमेंट अपना, ठीक, अब देख, समझना बहुत गौर से। अभी इमेज डिसाइड कर रहे हैं। मैं ये बोला कि मेरे पास कोई लाइट सोर्स यहाँ, ठीक, यहां पर से इस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए लाइट सोर्स से ऐसे गया, ठीक, इस तरह से गया, इस तरह से। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है या क्या है? ये ऑब्जेक्ट। बट कैसा ऑब्जेक्ट है ये बता दो। देखो, लाइट यहां से कैसी दिख रही है? डाइवर्जिंग दिख रही है। ये कैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा मुझे? रियल ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? रियल ऑब्जेक्ट। मैं ये कहा कि यहां से भाई लाइट कुछ रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से चली गई। ठीक, अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाद में देखेंगे। कुछ इस तरह से चली गई। ठीक, अब मैं क्या किया कि मैं यहां पर से एक इमेज को पीछे साइड ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ठीक, इस रे को ऐसे पीछे लेके चला, ये चीज। तो ये क्या बन के आया मेरे पास? रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या बन के आया? वर्चुअल इमेज बन के आया। क्या बन के आया? वर्चुअल इमेज बन के आया। अब होल्ड कर सबको। अब तुम्हारे मन में मेरे से ये क्वेश्चन पूछने के होने चाहिए कि सर अगर ये चीज है तो आप कैसे डिसाइड किए कि यही रे को पीछे लेके आना है? मैं इससे भी तो लेके आ सकता था। लेके आ सकता था ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक चीज समझो कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट देखना है तो हमेशा उससे हम ऑब्जेक्ट करेंगे जो मेरे पास एलिमेंट पे जो लाइट आ रही है, एलिमेंट पे जो लाइट आ रही है उससे हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे।
मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा डिसाइड होगा किससे? इंसिडेंट रे से। कौन सी रे से? इंसिडेंट रे से। तो इंसिडेंट रे से हम ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे, और जो रे रिफ्लेक्टेड हुई है या रिफ्रैक्शन हुआ है उससे हम किसको डिसाइड करेंगे? हमारे इमेज को। रिफ्लेक्टेड या तो रिफ्रैक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट दिखेगा, रिफ्लेक्टेड रे से हम जो डिसाइड करेंगे वो किसको डिसाइड करेंगे? ऑब्जेक्ट को। देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास लाइट एक्चुअल में वहां, सॉरी, लाइट अगर एक्चुअल में मिलती हुई फील हो रही है तो वो कौन सा होगा? हमेशा वर्चुअल। देखो यहां से लाइट ऐसे आ तो रही है, आफ्टर ऑफ मेरे पास एक ऑप्टिकल एलिमेंट में प्रेजेंट कर दिया, जिससे एक्चुअल में लाइट यहाँ पे मेरे पास कैसी दिख रही है? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? कैसी दिख रही है मेरे पास यहाँ पे? लाइट कन्वर्जिंग दिख रही। तो अगर ऑब्जेक्ट के लिए लाइट कन्वर्जिंग हो गई तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लाइट मेरे पास कैसा रहेगा? कन्वर्जिंग रहेगा। कैसा रहेगा मेरे पास? कन्वर्जिंग रहेगा। कैसा रहेगा? कन्वर्जिंग रहेगा। बट मेरे पास कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास लाइट कैसा रहेगा? डाइवर्जिंग रहेगा। कैसा रहेगा मेरे पास? डाइवर्जिंग रहेगा। ये चीज समझो। अब इमेज के लिए हमेशा हम कौन से इमेज को देखेंगे? रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर पीछे जैसे अगर मैं एज ए ऑब्जर्वर ढुसुम 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 यहाँ पे खड़ा, तो अगर एज ए ऑब्जर्वर मैं यहाँ से देखूंगा तो बताओ मुझे क्या होगा? अगर ऑब्जर्वर मैं ये देखूंगा तो ये लाइट मुझे इधर से आते हुए दिखेगी, तो यहाँ पर इमेज बन रहा हो। ठीक, अगर मेरे पास यहाँ पे इमेज बन रहा है तो मतलब ये कंफर्म है कि जब मैं यहाँ से इसे देख रहा हूँ तो इमेज यहाँ पे बन रहा हो, तो मुझे लाइट यहाँ से कैसे दिखेगी? डाइवर्जिंग दिखेगी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए लाइट कैसी रखनी चाहिए मुझे बताओ? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। कैसी रखनी चाहिए? डाइवर्जिंग। तो कौन सा इमेज बन के आएगा? वर्चुअल इमेज बन के आएगा। कौन सा इमेज बन के आएगा? वर्चुअल इमेज बन के आएगा। तुम देखो वर्चुअल इमेज के लिए जो कैसा है मेरे पास? वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा कैसा है मेरे पास? ये डाइवर्जिंग है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए वो कैसा है मेरे पास? डाइवर्जिंग लाइट है। तो लाइट अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है तो मैं इंसिडेंट रे देखूंगा, और अगर इमेज डिसाइड करना है तो मैं किसको देखूंगा? अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है तो मैं किसको देखूंगा? इंसिडेंट। और अगर इमेज डिसाइड करना है तो रिफ्लेक्टेड को देखूंगा। और तो और अगर कन्वर्जिंग रे है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए कन्वर्जिंग रे है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और अगर डाइवर्जिंग है ऑब्जेक्ट के लिए, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट है। इमेज में अगर वो कन्वर्जिंग है तो मेरे पास कैसा हो जाएगा? इमेज में कन्वर्जिंग है तो रियल हो जाएगा, और वर्चुअल है तो डाइवर्जिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज हो जाएगा। ठीक, चलो अब वर्चुअल के बाद रियल ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। थोड़ा सा देखना, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ था, मैं यहाँ पे भूल गया था लिखना। ठीक, अब दूसरे पे चलते हैं। कौन से इमेज पे? रियल इमेज पे। कौन सी इमेज पे चल रहे हैं? रियल इमेज पे। ठीक, तो रियल इमेज पे जब जाओगे तो अगर मैं एक ऑप्टिकल एलिमेंट यहाँ पर लिया, ठीक, लाइट किसी भी तरह से एज्यूम कर लो, जैसा बोलो उस तरह से मैं देख लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं वर्चुअल के लिए देख लेता हूँ। तो मैं ये कहा कि इस तरह से लाइट आ रही। ठीक, तो अब देखो लाइट अगर इंसिडेंट है इस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए तो मैं इसे आगे एक्सटेंड किया, इसे आगे एक्सटेंड किया, इसे आगे एक्सटेंड किया, और ये पॉइंट यहाँ पे। तो बताओ इंसिडेंट रे अगर कन्वर्जिंग है, पास में आते हुए दिख रही है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इंसिडेंट से मैं क्या देख लिया? ऑब्जेक्ट देख लिया। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट किसी एक पॉइंट पे मिल गई, किसी एक पॉइंट पे मिल गई ऐसा। और अगर रिफ्लेक्टेड से देख लिया तो ये क्या है मेरे पास? इमेज। बट कैसा है तुम देखो,
आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट अगर मीट हो रही है तो कैसा इमेज है मेरे पास? रियल इमेज। कौन सा इमेज है? रियल इमेज। इतनी चीज आपको याद रखनी है। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट मारने जैसा कुछ है क्या? देख लो। हट जाऊं क्या? हाँ बोल तो रहे ही हो कि हट जा, हम तो स्क्रीनशॉट मार। चलो मैं हट गया हूँ, देख लो। चल ठीक, यहां तक हो गया तो इसको रख करता हूं। अब उसके बाद एक टेबल बनाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे देखना स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो समझना क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है। देखो अगर इंसिडेंट रे की बात की, मतलब मैं दो चीज की बात कर रहा हूं, सॉरी चार चीजों की अपन बात करेंगे। एक कौन सा? रियल ऑब्जेक्ट। किसकी बात करूंगा पहले मैं? रियल ऑब्जेक्ट की। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसा होना चाहिए? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कैसा होना चाहिए? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? रियल ऑब्जेक्ट के लिए डाइवर्जिंग, ठीक, पहली चीज। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, कहां पे पहुंचते हैं रियल ऑब्जेक्ट के बाद? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में हमारे पास इंसिडेंट रे कैसी होनी चाहिए? इंसिडेंट रे कैसी होनी चाहिए? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग। कैसा होना चाहिए? कन्वर्जिंग, ठीक। उसके बाद अगले में पहुंचते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फिर कौन सा हो गया? रियल इमेज। तो रियल इमेज मतलब कैसा होना है हमारे पास? लाइट कलेक्ट होनी चाहिए, मतलब कैसी होनी चाहिए? धीरे धीरे कन्वर्ज होनी चाहिए। और कौन सी मेरे पास? रिफ्लेक्टेड, ठीक। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे कैसी होनी चाहिए मेरे पास? कलेक्ट करनी चाहिए, मतलब कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जिंग होनी चाहिए, ठीक। उसी के आगे चलते हैं, रियल इमेज के बाद कौन सा? वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। तो वर्चुअल इमेज में कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड। कौन सा मेरे पास? रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कैसी होनी चाहिए? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हमारे पास? डाइवर्जिंग होनी चाहिए। तो अगर कुछ इस तरह से आपको चीजें दिख रही हैं तो मतलब आप समझो कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक टेबल बना के आप ये लिख सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, ठीक। देखो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको फिर मैं रफ करता हूं, या फिर रुको ना, इसी में देखते हुए चलता हूं मैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं इधर। क्यों ही दो चीज देखें, दो बार रफ करना। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग दो तरह का देखेंगे, एक रेगुलर और एक कौन सा? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं। पहला कौन सा देखेंगे? सबसे फर्स्ट कैसा? रेगुलर होगा। किसकी बात करेंगे? रेगुलर के लिए होगा, ठीक। तो पहली बात तो ये आता है कि मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आप देखते क्या हो? आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए, मेरे पास कैसा? आफ्टर स्ट्राइक, आफ्टर स्ट्राइक एनी सरफेस, एनी मीडियम, एनी सरफेस, और क्या हो सकता है मेरे पास? या मीडियम, एनी सरफेस, या कैसा हो सकता है? मीडियम लाइट ट्रेवल सेम मीडियम, या
सेम मीडियम में मेरे पास आफ्टर स्ट्राइक एनी सरफेस, या मेरे पास कैसा मीडियम, लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम, लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हमारे पास दो तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, एक रेगुलर और एक इरेगुलर, या एक कैसा, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसा देखने को मिलेगा, इस चीज को समझो। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास कैसा है, अगर मान के चलो कि एक सरफेस में यहाँ पे लिया, एक सरफेस यहाँ पे मैं लिया, यहाँ पे क्या हुआ कि एक सरफेस पे लाइट कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। सभी लाइट एक दूसरे के कैसी है, मेरे पास पैरेलल है। इस सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद लाइट अगर वापस उसी मीडियम को रिटर्न हो गई, वापस उसी मीडियम को रिटर्न हो गई हैं और एकदम पैरेलल आके उसी शेप में उसी पाथ में चली गई हैं, तो ये कौन सा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक। अब दूसरा कौन सा होता है मेरे पास, डिफ्यूज्ड कहते हो, क्या कहते हो, डिफ्यूज्ड, या तो इसी को इरेगुलर कहते हो, क्या कहते हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हो। दो में से कुछ भी एक चीज कहो, बात एक ही है। ठीक। इसमें क्या होगा कि लाइट किसी एक ऑप्टिकल एलिमेंट पे आएगी। मैं सिर्फ ऑप्टिकल एलिमेंट बोल रहा हूं, मैं इसे डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि ऑप्टिकल एलिमेंट क्या चीज है, ठीक है, कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो देखो यहां पे लाइट एक सरफेस से कुछ इस तरह से पैरेलल आ रही है, ठीक, बट इसका सरफेस जो है स्मूथ नहीं है। यहां पे सरफेस कैसा था, एकदम स्मूथ था, तो आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन उसी पाथ को ट्रेस कर गई। बट यहाँ पे सरफेस हो सकता है किसी एक डायरेक्शन पे हो या कुछ भी हो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई ज्यादा, कोई कम, या कोई किसी और तरीके से पास करते हुए चला गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इरेगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये मेरे पास कैसा होगा, हमारे पास यहाँ पे इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक। अब देखो यहां तक तो सब चीज ठीक है, यहां तक तो हम सब चीज ठीक ही ठीक देखे हैं, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना कि जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे ये पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, हमारे पास कैसा होता है, ये चीज याद रखना कि चाहे जितनी भी बुरी कंडीशन हो जाए, एक लाइट दूसरे लाइट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखाएगी। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे लाइट दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब हम फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वो इतना इंपैक्ट दिखाएंगे कि हो सकता है कई बार यहाँ पे एक डार्क स्पॉट भी आ जाए। लेकिन जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ना स्टार्ट करें, बोलो। चलो अब उसके बाद कैसे देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। क्या चीज को देखना स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चलो देखते हैं, इसको मैं रफ करूं, स्क्रीनशॉट मारोगे क्या, मार लो। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद आगे देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा छोटा हो, लेकिन प्रॉमिस है इसके बाद चाहे जितना भी पार्ट आएगा वो मिनिमम 1.5 घंटे का हो। ठीक है, ये हो सकता है 1 घंटे का हो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो मैं नहीं चाहता कि ज्यादा कुछ बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो, बस छोटी छोटी चीजों पे हम फोकस करते हुए आगे बढ़ते हुए चलें। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होंगे वो सब 1.5 घंटे के होंगे। ठीक है, चलो तो पहले हम क्या देखना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो यहां तक जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब आपके माइंड पे फिट होना चाहिए हमेशा। ये आपको हमेशा, अगर मैं आधी रात पे सोता हुआ हो तो अगर जगा के पूछूं कि इसका क्या होता है तो तुम बता सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर आसान है, ये चैप्टर मार्क्स दे के जाता है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ एक पॉइंट पे है जो लास्ट ईयर अभी नीट में आ गया था, वेरिएबल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, बस इसलिए था।
एक्चुअल में वो मेंस और एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। चल, तो हम क्या देखना चाहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई एक स्मूथ सरफेस है या मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम, ये मीडियम कुछ इस तरह से है कि लाइट को वापस वहीं पर भेज दे, ठीक। पहली चीज, कोई भी सरफेस 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, लेकिन अभी रे ऑप्टिक्स के अंदर हम ये बार बार पढ़ेंगे कि कोई भी सरफेस 100% रिफ्लेक्टिंग है। 100% रिफ्लेक्टिंग मान के ही चलेंगे चाहे जितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए, ठीक। देखो, तो मैं क्या कहा कि मेरे पास एक रे इस सरफेस पे आ रही है। अब जो रे इस सरफेस पे आ रही होगी वो रे कौन सी कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। ये कौन सी रे है मेरे पास, इंसिडेंट रे है। जो रे सरफेस के पास आ रही होगी वो इंसिडेंट रे होगी, ठीक। अब जिस पॉइंट पे ये सरफेस को टच करेगी उस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल किसके, सरफेस के नॉर्मल। मैं जिस पॉइंट पे लाइट टच करेगी उस पॉइंट पे सरफेस के नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक, उस पॉइंट के क्रॉस। बाकी मुझे कौन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल है, या एन कैप कहूं या नॉर्मल कहता हूं। तो ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल, जो कि सरफेस के कैसा होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो ये एंगल होगा इसे हम कौन सा एंगल कहेंगे, इंसिडेंस एंगल कहेंगे। ये एंगल मेरे पास कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल है। कौन सा एंगल है मेरे पास, इंसिडेंट एंगल है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हो, या क्या कहते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हो, ठीक है। बोलो, मैं लिख देता हूं, जो लिखा रहता तुम लोगों की बुक में वही मैं लिख देता हूं, क्या दिक्कत है, मुझे कौन सा दिक्कत, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ये हो, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, ठीक, उसी एंगल के साथ मेरे पास लाइट ऑफ का कौन सा रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अब देखो, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसी के इक्वल कौन सा होगा मेरे पास, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो ये चीज क्या हुआ कि अब लाइट जैसे ये आ रही है, ये इस सरफेस पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद वापस इसी मीडियम में लौट जाएगी, और इस रूल को हमेशा वो जस्ट फॉलो करेगी, चाहे जैसा भी सरफेस हो, कि हमेशा हमेशा ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो आर के इक्वल होगा। तो आर की जो वैल्यू होगी वो आई के इक्वल होगी, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होगी। जो रे सरफेस स्ट्राइक होने के बाद अब दूर जा रही है इसे हम कौन सी रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसे आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो। एंगल ऑफ क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन कहते हो। इसके लिए अब देखो, चाहे नोट डाल के लिख लो चाहे जो करके लिख लो, ये चीज हमेशा याद रखना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक। अब देखो, यहां पर से हमें कुछ चीजें क्लियर हुई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमेशा 3 पॉइंट चीजें समझना। फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज भी इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इंसिडेंट रे और कौन सा, रिफ्लेक्टेड, और कौन सा, नॉर्मल, आर लाई एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। मतलब ये पॉइंट पी पे हमेशा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम पॉइंट पे ही मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं जा सकता कि ये इधर चला जाए या इधर चला जाए, ठीक।
अब यहां से एक 3 कंडीशंस निकलना स्टार्ट हो, ठीक है। अब देखो यहां तक तो सबको समझ में आता है। अब इसके बाद ये मिरर के साथ ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, अब ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में दो तरह का होता है, देखो जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो सरफेस कौन सा सरफेस है, ये अपर साइड का सरफेस जो है ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। तो ये पीछे साइड को क्या कहते हैं, जहां पे डैश डैश है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। क्या सरफेस बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। और एक चीज मन में आती, मिरर के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग कहते हैं, ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल ऑफ ग्रेजिंग फॉर इंसिडेंस या ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहते हो, ठीक है, ठीक। और जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर के सरफेस के साथ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो बनाता है एंगल, उसे आप क्या कहते हो, मैं ये लिख देता हूं यहां पे, ये क्या कहलाता है, ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब यहां से कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करना, ठीक। ये चीज हुई। अब मान के चलो यहीं पर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, एक को अल्फा से एक को बीटा से, ये फिर कह सकते हो कि अगर मैं इसे अल्फा कहा, मान के चलो जैसे कि ये मेरे पास अल्फा हो गया और ये कौन सा हो गया, बीटा। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 90 माइनस आई, ठीक। और उसी में बीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस कितना हो जाएगा, आर। इतनी चीज होगी, ठीक। और तो और एक चीज और है कि अल्फा का जो एंगल का वैल्यूएशन होगा वही किसका होगा, मेरे पास बीटा का होगा। ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ऑलवेज कैसा होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी चीज होगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद अब अगर इसमें कंडीशन देखना स्टार्ट करते हैं, क्या देखना स्टार्ट करते हैं, कंडीशन देखना स्टार्ट करते हैं। मैं केस देखना स्टार्ट करता हूं कि क्या क्या केस मिलेगी। फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी सरफेस हो सभी के लिए यही रूल अप्लाई है, ठीक। मैं ये कहा कि मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह से है। देखो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आई की वैल्यू कितनी है, 0, नॉर्मल की डायरेक्शन पे आई की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये इस सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद वापस इसी पाथ में आगे चली गई, ठीक। तो इतना मेरे पास देखो, आई की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू कितनी है, 0। तो इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल की डायरेक्शन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी। मतलब अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल की डायरेक्शन से आती हुई है, नॉर्मल की डायरेक्शन में मतलब इंसिडेंट रे अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो आफ्टर सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए आगे चली जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास कैसा होगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा कैसे रहेंगी, सेम पाथ में। इंसिडेंट रे तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इन सेम पाथ बट अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रहेगी, ठीक। ये चीज। इसी के बाद अगर मैं इसमें केस नंबर सेकंड के लिए गया, केस नंबर कहां के लिए चला गया, सेकंड के लिए चला गया।
मान के चलो कि जैसे मैं एक कर्व सरफेस तरह का दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा आसानी से ये चीजें समझ में आना स्टार्ट, कुछ इस तरह से एक सरफेस को मैं ले आया, ठीक है। देखो अगर इस तरह से लेके आया और इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से मूव करते हुए आगे बढ़ रही है ऐसे, तो यहां पे एक नॉर्मल होगा, ठीक। देखो अब ये नॉर्मल है तो ये कितना मेकिंग ऑफ एंगल है, आई की वैल्यू 90 डिग्री। तो रूल ये कहता है कि अगर आई की वैल्यू 90 डिग्री है तो आर भी कैसी होगी, 90 डिग्री होगा। मतलब ये रे यहां से जस्ट सरफेस को टच करते हुए कहा चली जाएगी, आगे चली जाएगी। मतलब यहां पे एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन के उस लॉ को हम फॉलो कर पा रहे हैं कि लाइट किसी सरफेस को टच करने के बाद या स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है और ये यहीं पर से ऐसे मूव करते हुए आगे चली गई। तो ये किसके लिए मेरे पास, इसी इंसिडेंस को हम कौन से इंसिडेंस कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। कौन से इंसिडेंस कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। मतलब इस पे लाइट कैसा होता है, सरफेस को टच करते हुए आगे बढ़ जाती है। आई की वैल्यू 90 है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई और ये एक नॉर्मल ड्रॉ हो गई। इसी तरह से लाइट आई और इसी तरह से आगे चली गई, ठीक है। तो इतनी चीजें तो आप देख ही चुके हो, और कुछ भी देखना है बोलो, बोलो। इतना देख लो पहले, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो इसको रफ कहता हूं। अब इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं, बस हो गया है ना, आता तो नहीं है लेकिन बस जानने के हिसाब से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर खत्म करेंगे, वेक्टर फॉर्मेट इसका कल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे देखना स्टार्ट करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कैसा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग कौन सा है मेरे पास, फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। तो मैं इसे हेडिंग डालता हूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग फर्मेट्स थ्योरम, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का हम यूज करेंगे फर्मेट्स थ्योरम के बेसिस पे, ठीक है। चलें आगे। देखो अब अगर मैं इस चीज की बात किया तो मेरे पास जैसे एकदम सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मेट देखेंगे। देखो फर्मेट थ्योरम ये कहता है कि लाइट किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमेशा उस पाथ में चलेगी जिसमें से उसका शॉर्टेस्ट टाइम कवर हो रहा, ठीक है। ऐसा है तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों पे फोकस करेंगे, बस देख धीरे धीरे मेरा भी मौसम बनना स्टार्ट होगा। क्या होता है कि ऑनलाइन पे उतना मुझे आइडिया है नहीं, ठीक है। ऑफलाइन में सामने स्टूडेंट दिखते हैं तो ज्यादा चीजें दिखती हैं, ज्यादा मजा आता है, चीजें और अच्छी निकल के आती हैं। अब ये ऑफलाइन में मतलब मान के चलो ऑफलाइन का सबसे वर्स्ट से वर्स्ट फेस जो है वो ऑनलाइन का सबसे टॉप निकल पाता है, ऐसा है, ठीक है। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक इस तरह से सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। मैं एजम्पशंस कर रहा हूं कि ये पॉइंट मेरे पास कौन सा है, यहाँ पे एक ए पॉइंट है, ठीक। ए पॉइंट से लाइट निकली, किसी इस तरह से आई, जो कि इस पॉइंट से कितनी हाइट पे है, ए हाइट पे है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर है, फिर उसके बाद ये यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से गई, किसी पॉइंट बी पे चला गया। बी पॉइंट का इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो डिस्टेंस है या जो हाइट है वो कितना हमारे पास, बी है, कुछ इस तरह से। और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो कितना हमारे पास, डी है। तो थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूं, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है,
डी है, कुछ इस तरह से है। ठीक, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास? ओ है। ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये पॉइंट ओ है। ठीक, यहां पे मैं एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। चलो, ये एंगल किसके इक्वल हो गया? आई के इक्वल हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया? आर के इक्वल। मुझे ये प्रूफ करना है कि आई की वैल्यू आर के इक्वल। ठीक, देखो, अब अगर ये चीज है तो मुझे ये मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये कितनी डिस्टेंस पे जाके मिल रहा है? एक्स डिस्टेंस पे। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स हो जाएगा, यही होगा। ठीक, अब देखो, अगर ये d माइनस एक्स हो गया है तो अब ये समझना कि लाइट को टोटल टाइम कितना लगेगा। टाइम टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम कहां से कहां तक के लिए मेरे पास? A टू O, और O से कहां के लिए? B के लिए। कितना टाइम लेगा? तो देखो, टोटल टाइम अगर T टेक कर रहा है तो T से पहले तो कहां के लिए जाएगा? ये A टू O के लिए जाएगा। फिर कहां से कहां के लिए टाइम देखना है मुझे? O से B के लिए देखेंगे, O से B तक के लिए देखेंगे, कुछ इसी तरह से दिखेगा। तो अब देखो, A से O तक के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट आपके पास कितना कहते हो हर फॉर्मेट में? तो देखो, डिस्टेंस तो है कहां से कहां तक? ए से ओ तक, और स्पीड कौन सी है मेरे पास? सी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के इक्वल। दूसरे में कौन सा हो जाएगा मेरे पास? ओ से बी तक के लिए, ओ टू बी, और स्पीड कौन सा है मेरे पास? सी है। ये टाइम की वैल्यू हो गई, ये टाइम की वैल्यू हो गई। अब बात इंपॉर्टेंट ये हुआ कि ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है? तो अगर ये मेरे पास इस तरह से है तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर ही तो है इसके। तो इस वैल्यू को आप कैसे लिखो? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कौन सा? एक्स स्क्वायर, यही होगा। और इसी पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यहां पर यूज किया तो कितना हो जाएगा बोलो? डी माइनस, सॉरी, कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यही होगा। तो वैल्यू पुट करो यहां पे, देखो, तो t जो इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास? ao की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? c। तो सभी से c को कॉमन ही रखो, कुछ इस तरह से दिखेगा। प्लस ob की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस ओ स्क्वायर रूट कितना होगा मेरे पास? ये बोलो, d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा? b स्क्वायर, यही देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये टाइम की वैल्यू हमें मालूम है कि वो हमेशा, देखो, जितना ज्यादा x की वैल्यू इधर बढ़ते चली जाएगी, ठीक, उतना ही उसका टाइम बढ़ेगा। तो हमेशा वो उस पाथ को कवर करने का ये फर्मेट्स रूल का मतलब ये होता है कि मतलब जितने टाइम पे ऑब्जेक्ट हमेशा उसी टाइम को, मतलब सॉरी, लाइट उसी पाथ को हमेशा ट्रेवल करेगा जिससे उसे सबसे कम टाइम लगे कहां से कहां पहुंचने में? ए से बी तक पहुंचने में। ठीक, स्ट्रेट पाथ में चलते हुए तो ये ए से ओ की डिस्टेंस जो एक्स है, ये जितना इधर बढ़ते जाएगा टाइम बढ़ते जाएगा। तो हमेशा क्या करेगा कि इस डिस्टेंस को धीरे 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 क्या करना स्टार्ट करेगा? कम करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा? कम करना स्टार्ट करेगा। तो पहले अगर वो कम करना स्टार्ट करेगा तो एक्चुअल में मेरे पास अगर कम करना चाहेगा तो टाइम विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन सबसे कम कम मिलेगा। ये मेरे पास मिलेगा जब ये कितना हो जाएगा? जीरो से इक्वेट करेंगे, स्लोप जीरो हो जाए तो एक मिनिमा पॉइंट मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो अब मुझे दिख रहा है कि इसकी डिग्री x की अगर 1 ही है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वही मिनिमा हो जाएगा, वही मैक्सिमा हो जाएगा, जो भी मिलना होगा। तो मिनिमा के लिए मैं देखना चाहता हूं, तो ये मैं किसके लिए देख रहा हूं? फॉर मिनिमम टाइम के लिए। ठीक है, अगर ये फॉर मिनिमम टाइम के लिए अगर मैं देखना चाह रहा हूं तो मुझे ये समझो कि इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो आप ये कहते हो कि 1/c तो कांस्टेंट है तो रहने ही दो। ठीक, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो।
पहले मेरे पास ये पूरे को टी एज्यूम करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 सामने आ जाएगा पहले, ठीक। फिर उसके बाद कैसा होगा, a² प्लस x² की पावर में माइनस का 1/2, फिर x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, यही होगा, प्लस प्लस फिर अगले स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर से ये सब बाहर है, 1/c टोटली बाहर है, 1/2 फिर से सामने, फिर ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिखोगे कि ये d माइनस एक्स की पावर में 2 प्लस b² और होल ऑफ के पावर में -1/2, ठीक। फिर इसे डिफरेंशिएट करोगे और जब इसे डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर मेरे पास कैसा होगा, देखो यहां पर मैं डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली 2x है बट यहाँ पे तो नहीं है ना, फिर यहाँ पे कैसा, अंदर की डायरेक्शंस पे जब जाओगे तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या लिखोगे, 2d माइनस एक्स, यही लिखोगे, और फिर x का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास टोटल टर्म माइनस इज इक्वल टू कितना हुआ, 0, यही होगा। सबको उठा के आप दूसरे साइड भेज दो, ठीक। ये c दूसरे साइड जाएगा 0 हो जाएगा, अब ये टर्म चला जाएगा इधर, देखो ये 2 और ये 2 और ये 2 और ये 2 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो, तो अगर मैं इसे देखूं तो ये x/o a² प्लस x² की पावर में 1/2 यही है। सिमिलर दूसरे साइड अगर आप देखो तो कितना है, d माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया मेरे पास, d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर रूट, यही चीज दिख रहा है। अगर आप अच्छे से देखो तो अगर ये x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, अगर ये a है तो ये भी a होगा, सिमिलर इसी तरह से ये भी चलेगा, ठीक। तो ये रेशियो तो मेंटेन रहेगा। तो अगर आप देखो ये हाइपोटेनस है तो ये जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये इसको 90 माइनस आई कंसीडर कर लो तब भी तो आप यही लिखोगे, तो ये कॉस हो जाएगा। तो अगर एजम्पशंस करो कि मैं इसे कितना लिख लिया 90 माइनस आई, इसे कितना लिख लिया 90 माइनस आर, ये लिख सकता हूं, नहीं कर रहा हूं बहुत बड़ी बात में, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूं। तो अगर मेरे पास ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस है, तो मैं ये लिख सकता हूं ना भाई कि cos 90 माइनस कौन सा है आई की वैल्यू, देखो ये 90 माइनस आई, ये क्या है बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस। सिमिलर ये बेस है और ये कौन सा है हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया ये हाइपोटेनस, तो ये भी तो हो रहा है कि cos कितना हो गया 90 माइनस आर हो गया, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 माइनस आई इज इक्वल टू 90 माइनस आर, तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आर के इक्वल हो गई। ये होता है कौन सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये हमेशा उसी में चलेगा कि जितना एंगल आई की वैल्यू होगी उतना ही एंगल आर का होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। ये लॉ ऑफ मेरे पास कैसा था, रिफ्लेक्शन। अब कल जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वो क्या चीज देखेंगे, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्मेट देखेंगे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किस तरह से इमेज दिखती है, ये सब चीजें अब देखना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे अपने चैप्टर के मतलब फॉर्मेट को और अच्छा करना स्टार्ट करेंगे, जितना बेस्ट हो उतना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, मतलब इतना भी वरस्ट नहीं रहेगा कि मतलब समझ में ही ना कुछ है, ठीक है। इस पार्ट के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लेना, है ना, ठीक है।